बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है एजिंग, यानी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एजिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। एजिंग के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एजिंग बेसिकली एक इनएविटेबल प्रोसेस है जिसे अनप्रिवेंटेबल प्रोसेस भी कहा जाता है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। यानी बूढ़े होना एजिंग जिसे कहा जाता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसे रोका नहीं जा सकता। इसे नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज भी कहा जाता है। नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज भी कहा जाता है। पॉजिटिव चेंज इसलिए नहीं कहा जाता कि चाइल्डहुड से लेकर एक यंग इंडिविजुअल तक जो चेंज आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसे पॉजिटिव चेंज कहा जाता है, लेकिन एक यंगस्टर से लेके एडल्ट तक जो चेंज आता है उन चेंजेस को नेगेटिव चेंज कहा जाता है। तो बेसिकली एजिंग एक इनएविटेबल प्रोसेस है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। ये एक ऐसा प्रोसेस है कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और एक नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। अब क्या साइंस है, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है एजिंग का प्रोसेस, यानी आप कैसे बता सकते हैं कि कोई पर्सन जो है उसमें एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे फर्स्ट इसकी जो साइंस है उसमें है लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट। लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट यानी बालों का जो कलर है वो खत्म होना शुरू हो जाए, बाल जो है वो सफेद होना शुरू हो जाए। सेकंड इसका जो साइन है वो है डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंटेड एरियाज इन द स्किन ऑफ फेस एंड आर्म्स। पिगमेंटेड एरियाज, ठीक है, स्किन और आर्म में निशान बन जाना, पिगमेंटेड एरियाज जो है वो बन जाना। नेक्स्ट साइन इसमें आ जाता है ड्राइनेस। स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। उसके बाद साइन आ जाता है स्किन के ड्राई होने की वजह से रिंकल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। रिंकलिंग ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर रिंकल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लॉस ऑफ एजिलिटी, यानी जो यंगस्टर है वो एडल्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उनकी एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। या आप कह सकते हैं थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। लॉस ऑफ एजिलिटी। सोचने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। इंक्रीज्ड वेट ड्यू टू फैट, बॉडी में फैट्स जो हैं वो ज्यादा होने की वजह से वजन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पुअर विजन, पुअर विजन यानी एज ज्यादा होने की वजह से, एजिंग की वजह से जो नजर है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम इसको ऊपर लिख देते हैं। पुअर विजन यानी नजर जो है वो कमजोर होना शुरू
जाती है। उसके बाद आता है फॉरगेटफुलनेस, यानी याददाश्त जो है वो कमजोर हो जाती है, चीजें भूल जाती हैं। फॉरगेटफुलनेस की कंडीशन आ जाती है। जर्नल वीकनेस, एक कमजोरी जो है वो देखी जाती है। एंड डिक्रीज्ड बॉडी इम्यूनिटी, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी जो है कमजोर हो जाता है, वो भी वैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता जैसा कि एक यंग पर्सन में जो है वो देखा जाता है। उसके साथ साथ बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या फिर टिश्यूज हैं, उनमें भी डीजनरेशन जो है वो देखी जाती है। डिफरेंट ऑर्गन या टिश्यू जो है उनका स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे कि जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में खराबी देखी जाती है। आर्थराइटिस की कंडीशन जिसे कहा जाता है, इसका मेनली रीजन क्या है कि जॉइंट्स में पाया जाने वाला कार्टिलेज, जिसे सॉफ्ट बोन भी कहा जाता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज हैं, बेसिकली वो हार्ड हो जाते हैं या वो डीजनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन देखी जाती है। या फिर ब्लड वेसल्स में पाए जाने वाले इलास्टिक टिश्यूज जो है उनके हार्ड हो जाने की वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं आर्टरीज का थिक और हार्ड हो जाना। उसका रीजन क्या है कि उसमें पाए जाने वाले इलास्टिक टिश्यूज जो हैं उनकी इलास्टिसिटी, लचक जो है वो कम हो जाती है एज के साथ साथ, जिसकी वजह से आर्टरीज जो हैं वो थिक और हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग की कंडीशन देखी जाती है। और कॉर्नरी आर्टरीज यानी हार्ट की जो आर्टरीज हैं उसमें ब्लड क्लॉट भी हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की कंडीशंस जो है वो ज्यादा एजिंग की वजह से भी जो है उसमें भी चांसेस हो जाते हैं। अब इसका मेन रीजन क्या है कि एजिंग का प्रोसेस क्यों जो है वो देखा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मेन रीजन या एग्जैक्ट प्रोसेस जो है ये अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं वो एक खास लेवल तक डिवाइड कर सकते हैं, एक खास लेवल तक उनमें माइटोटिक डिवीजन जो है वो देखी जाती है। उस खास लेवल पर पहुंचने के बाद फर्दर सेल्स जो है डिवाइड नहीं करते। जब सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे तो जो मौजूद सेल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से ये कंडीशंस जो हैं वो देखी जाती हैं। इसकी एग्जांपल हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, वहां पे पाए जाने वाले सेल्स जब फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, नए सेल्स नहीं बनेंगे, तो जो पहले से मौजूद सेल्स हैं जब वही कॉन्टिन्यूसली अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते रहेंगे तो उसकी वजह से मेंटल एक्टिविटी या फिर मेमोरी जो है उसमें डीजनरेशन देखी जाती है, मेमोरी कम हो जाती है या मेंटली भी जो इंसान है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। इसका रीजन क्या है कि ओल्ड एज में सिर्फ कुछ ही नर्व सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम कंसीडर करते हैं वो ये है कि जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस हैं उनमें भी चेंज आता है ड्यूरिंग एजिंग। इंट्रासेलुलर सब्सटेंस यानी सेल में पाए जाने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल हम कोलेजन की ले सकते हैं। कोलेजन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि स्किन या फिर दूसरे कनेक्टिव टिश्यू जो है उनमें पाई जाती है। कोलेजन प्रोटीन में अगर क्रॉस लिंकेज जो है वो मॉलिक्यूल्स में ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या है कि उसमें जो इलास्टिक टिश्यूज हैं उनकी इलास्टिसिटी, लचक जो है वो खत्म हो जाती है। टाइम के साथ साथ क्रॉस लिंकेज ज्यादा हो जाता है प्रोटीन्स में और जो इलास्टिक टिश्यूज हैं उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। इसकी वजह से टिश्यूज हार्ड हो जाएंगे और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो खत्म होती जाएगी और सेंसिटिव टिश्यूज या कार्टिलेज जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते जाएंगे। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं वो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, यानी कोई भी ऐसा चेंज आ जाए जिसकी वजह से सेल्स या फिर टिश्यूज जो हैं उनका स्ट्रक्चर खराब हो जाए या सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाए। इस प्रोसेस की वजह से जो है वो एजिंग
हम देखते हैं। अब एजिंग का जो प्रोसेस है, क्योंकि बेसिकली इनएविटेबल प्रोसेस है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है। यानी किस तरह से हम इस प्रोसेस को, एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं, अपनी जो एज है उसे बढ़ा सकते हैं। अब इसे स्लो डाउन करने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन जो देखी जाती है वो है बेटर न्यूट्रिशन। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपका फूड अच्छा ले रहे हैं, तो आप एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन जो आ जाती है इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन। हमारा जो रहन सहन का तरीका है, अगर उसे बेहतर कर लिया जाए, उससे भी एजिंग के प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। जैसे कि अगर टाइम पे खाना खाया जाए, रेगुलर मील्स हैं, रेगुलर एक्सरसाइज की जाए, या प्रॉपर स्लीप जो है वो ली जाए। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड किया जाए, जैसे कि स्मोकिंग है, या अपना बॉडी वेट जो है उसे खास लेवल तक मेंटेन रखा जाए। तो इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी एज जो है वो 11 साल तक बढ़ा सकते हैं। यानी एवरेज जो है उसे 11 साल तक बढ़ा सकते हैं। इस तरह से एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था एजिंग का, जिसमें हमने पढ़ा कि एजिंग बेसिकली एक इनएविटेबल प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज है, क्योंकि एक छोटे बच्चे से लेकर एक यंगस्टर तक जो चेंजेस देखे जाते हैं उन्हें पॉजिटिव चेंजेस कहा जाता है, लेकिन एक यंगस्टर से लेकर एक एडल्ट तक जो चेंजेस देखे जाते हैं उन्हें नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस कंसीडर किया जाता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उसमें डीजनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज़ हैं, उनमें डीजनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस एजिंग के प्रोसेस का हमने कुछ साइंस और सिम्टम्स पढ़े कि इसका रीज़न क्या है, कि क्या क्या साइंस जो है वो देखे जा सकते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन में एजिंग के सिम्टम्स जो हैं वो मौजूद हैं। उन साइन और सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम जो था वो लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट्स का था, यानी बालों का कलर जो है वो कम हो जाना। उसके अलावा स्किन में डिफरेंट पिगमेंट एरियाज का बन जाना, आर्म्स में या फिर फेस पे। उसके अलावा स्किन का ड्राई हो जाना, ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स जो हैं वो स्किन पर देखे जाते हैं। फिर लॉस ऑफ एजिलिटी, यानी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो वक्त के साथ साथ जो है सोचने की सलाहियत कम होती जाती है। वेट जो है वो बढ़ जाता है फैट्स की वजह से, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो उतना अच्छे से काम नहीं करता। फैट्स जो हैं उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती, ब्रेकडाउन नहीं होती, जिसकी वजह से फैट्स जब बॉडी में इकट्ठी होती जाए तो वेट ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद पुअर विजन आ जाती है, यानी नज़र का कमज़ोर हो जाना। फॉरगेटफुलनेस, याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाना। जर्नल वीकनेस आ जाती है। बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। और डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज़ जो हैं उनमें भी डीजनरेशन देखी जाती है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस की कंडीशन, जो कि जॉइंट्स की डिजीज़ हैं, जिनमें जॉइंट्स में पाए जाने वाले कार्टिलेज जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं। या फिर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी जो कि आर्टरीज की थिकनिंग और हार्डनिंग की कंडीशन है। रीज़न इसका क्या है कि इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की जो आर्टरीज हैं, जिन्हें कॉर्नरी आर्टरीज कहा जाता है, वो भी जो हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग की कंडीशन देखी जाती है। 3 हमने इसके पॉइंट्स फर्दर पढ़े कि किस तरह से एजिंग का प्रोसेस जो है वो देखा जाता है। इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न हमने पढ़ा कि सेल्स में माइटोटिक डिवीजन जो है वो एक खास लेवल तक हो सकती है, उसके बाद फर्दर सेल्स डिवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस देखा जाता है। सेकेंड हमने पॉइंट पढ़ा कि इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस जो हैं उनमें तब्दीलियाँ आती हैं, कोलेजन है या प्रोटीन्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है इलास्टिक टिश्यूज जो है उनमें इलास्टिसिटी नहीं रहती।
थर्ड पॉइंट पढ़ा कि कोई भी ऐसी म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से सेल या फिर टिश्यूज हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी एजिंग का प्रोसेस देखा जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर इसी टॉपिक पर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।